मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी पर सियासत तेज होती जा रही है। शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना के दायरे में बीजेपी को निशाना बनाया। शिवसेना ने इसे साजिश करार दिया। दायरे में महाराष्ट्र के गवर्नर पर भी शरारत करने का इल्जाम लगाया गया। शिवसेना के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए और पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। इसके 2 दिन बाद परमवीर सिंह ने एक खत लिखा जिसकी खलबली मच गई। सामना के दायरे में वाजे किया गया है कि महाविकास अघाड़ी हुकूमत के पास आज भी अक्सरियत पर हावी होने की अगर कोशिश की जाएगी तो आग लगेगी। उधर संजय राउत ने बीजेपी के जरिए महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख के इस्तीफे के मुतालबे पर भी तफसील से रोशनी डाली। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख ने तय किया है कि अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप हुए या हो रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है और उनकी जांच होनी चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? कोई भी उठेगा और आरोप करेगा किसी के ऊपर। आजकल तो बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है, वैसे आरोप इस देश के सभी राजनेताओं के ऊपर होते हैं और होते आ रहे हैं। आप देखिए केंद्र में कितने मंत्री उनके ऊपर आरोप होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं और राज्यों में होते हैं। अगर हर सबका इस्तीफा हम लेकर बैठे तो सरकार चलाना मुश्किल होता है। लेकिन परमवीर सिंह जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर है, उसने जो एक लेटर बॉम्ब ऐसे कोई बॉम्ब भी नहीं होता, लेटर बॉम्ब नहीं होता, तो बॉम्ब तो अलग तरह से होते हैं। तो इस लेटर बॉम्ब में जो कुछ लिखा है उस बारे में खुद अनिल देशमुख जी ने भी कहा है तो उनकी जांच हो जाए, उनकी जांच होनी चाहिए। ये सब जो आरोप है और मुख्यमंत्री खुद जांच करें। कल शरद पवार साहब ने भी कहा है कि जूलियो रेगोलो जो सुपर है, एक उनकी छवि जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सबसे ऊपर है, कि उनको जांच करने दो। अगर ये चैलेंज सरकार स्वीकारने को तैयार है जांच का, तो आप बार बार इस्तीफे की बात क्यों करते हो? इस्तीफा लेना या किसी को मंत्री बनाना ये पूरा अधिकार होता है, ये मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री उस बारे में निर्णय लेंगे। तो मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर पर सियासत इस वक्त महाराष्ट्र में तेज होती नजर आ रही है। शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना के दायरे में बीजेपी को इसको लेकर निशाना बनाया, जमकर निशाना साधा है। शिवसेना ने इसे एक साजिश करार दिया है। इदारे में महाराष्ट्र के गवर्नर पर भी शरारत करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उन पर भी निशाना साधा गया। दायरे में शिवसेना के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए और पीएम मोदी और अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद यानी 2 दिन बाद परमवीर सिंह ने एक खत लिखा जिसे ये पूरी खलबली मची है। सामना के दायरे में ये वाजे किया गया है कि महाविकास अघाड़ी हुकूमत के पास आज भी अक्सरियत है। अक्सरियत पर हावी होने की अगर कोशिश की जाएगी तो आग लगेगी। तो इस वक्त बड़ी खबर ये महाराष्ट्र से लगातार निकल कर आ रही है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़े हैं। वसीम, मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जी जरूर, एक बार जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार ये मामले को लेकर विपक्ष और सत्ता दोनों आपस में ही भिड़े हुए हैं और लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस साफ तौर पर कहते हैं कि जब तक गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तब तक इसी तरह से ये आंदोलन चलता ही रहेगा, यानी कि इस मुद्दे को पीछे नहीं लिया जाएगा। इसे लेकर जो सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है महाराष्ट्र में। अब दोनों तरफ से ही प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से, आज कुछ देर पहले जो एनसीपी के नेताओं से बात हुई उनका साफ तौर पर कहना था कि इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है। और जिस तरह से सामना में लिखा गया है ये बताने की कोशिश की गई है कि परमवीर सिंह कहीं न कहीं बीजेपी के करीबी है और जिसका ये फायदा उठाया जा रहा है। एक राजनीति का षड्यंत्र यहाँ पे साफ तौर पे बना हुआ, इस तरह की बयानबाजी जारी। आज करीब 4:30 बजे खुद सीएम उद्धव ठाकरे गृह विभाग के जो अधिकारी है उनके साथ चर्चा करने वाले हैं, कामकाज का जायजा लेने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जो सवालिया निशान गृह मंत्रालय पर उठ रहे हैं, पुलिस के कामों को लेकर उठ रहे हैं, तो ऐसे वक्त में महाराष्ट्र में दोनों ही तरफ से बैलेंस करना उद्धव ठाकरे के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, ऊपर से जो राजनीतिक षड्यंत्र कहा जाए उनकी तरफ से या फिर राजनीतिक जो
जो माहौल चल रहा है लेटर के बाद, उसे लेकर एक पूरी कोशिश यहाँ पे सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन विपक्ष काफी आक्रामक नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है, जब तक इस्तीफा नहीं तब तक आगे किसी भी तरह के कोई कामकाज में हिस्सा नहीं लेने देंगे और इस सड़कों पर उतरकर इसका पूरा विरोध करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सरकार की तरफ से लेकिन ये वाजे कर दिया गया कि इस्तीफा नहीं देंगे। अब तक जो माहौल सामने आ रहे हैं, जो नेताओं से हमने चर्चा की, कुछ लोगों से बातचीत की है, कोशिश यही पे की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रेशर बीजेपी की तरफ से आ रहा है उसे कम किया जाए। जो इस्तीफा अगर हो जाता है तो सरकार के लिए काफी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि महाविकास आघाड़ी के एक मंत्री संजय राठौर जो कोटे से वन मंत्री थे, उनका इस्तीफा लिया गया था पूजा मामले में। तो अब दूसरे मंत्री है गृह मंत्रालय, और ये जो मामला है बहुत ही बड़ा मामला है, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी कमिश्नर ने, आईपीएस अधिकारी या किसी ने गृह मंत्रालय पर सवालिया निशान उठाया और खुद गृह मंत्री पर 100 करोड़ लाने का प्रेशर बताया हो। ये इससे पहले कभी नहीं है। जो तर्क दिए जा रहे हैं, शरद पवार ने जो भी मीडिया से चर्चा करी थी उस दौरान तो उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ लाना आसान नहीं है, किसी तरह से ऑफिसर्स पे नहीं ला। तो एक कड़ी यहाँ पे अलग तरीके से राजनीति दिखाई दे रही है। सभी का कहना है कि इसकी जांच जरूर है, लेकिन जांच होने से पहले गृह मंत्रालय से अनिल देशमुख की छुट्टी की जाए तो ही जांच हो सकती है। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि एक षड्यंत्र है और इसे नहीं इस्तीफा दिया जाएगा। अब तक की रणनीति ये बनी है। देखना होगा कि आने वाले 1 या 2 दिनों में शरद पवार और उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले में किस तरह से फैसला लेते हैं कि जांच के लिए किसी रिटायर्ड ऑफिसर्स की टीम बनाते हैं, एसआईटी की जांच की जा सकती है, या फिर जो अधिकारी है उनकी बात सुन के गृह मंत्रालय से अनिल देशमुख की छुट्टी की जाती है और किसी और को दिया जाता है। तो बहुत सारे सवाल निशान अब भी बने हुए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश। बिल्कुल वसीम, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो सामना का एडिटोरियल है उसमें महाराष्ट्र बीजेपी को लेकर, इसके अलावा केंद्र को लेकर भी निशाना बनाया गया, साथ ही साथ महाराष्ट्र के गवर्नर को भी निशाना बनाया गया है। देखिए, राज्यपाल जब से यहाँ पहुंचे हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने कार्यभार संभाला है, महाराष्ट्र सरकार के साथ अक्सर उनके विवाद खुलकर सामने आए हैं, कई मुद्दों पे सामने आए। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से देखा गया है कि 12 विधायकों की सूची दी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन अब तक इस पे अनुमति नहीं हुई। यहाँ तक सरकार के नुमाइंदों ने कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द इस पे फैसला नहीं लेते हैं तो कोर्ट तक जाएंगे। तो ये विवाद खुलता हुआ नजर है। अब जो पत्र लिखा गया था, एक सीएम कार्यालय भेजा गया था, दूसरा राज्यपाल के पास भेजा गया था। इसके बाद ही पूरी लेटर बाहर आती है, विवाद शुरू होता है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि राज्यपाल ने भी इस मामले में सरकार पर दबाव बनाया। तो इस पूरे मामले को सियासत के तौर पे भी देखा जा रहा है दोनों ही पार्टियों के बीच में, क्योंकि शिवसेना राज्यपाल के कामकाज को लेकर अक्सर सवालिया निशान उठाती रही है। कई विवाद मुद्दों पर उनकी जो है एक दूसरे को वो अपने पद की गरिमा बनाए रखने की बातें कहते रहते हैं, और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जो विरोधी पक्ष नेता हैं उनके द्वारा इस पूरे मुद्दे को उठाया जाता है विधानसभा के अंदर, और लगातार इस मुद्दे को उठाया गया है। और महाराष्ट्र के हर कोने में देखने मिल रहा है कि बीजेपी की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है सड़कों पर उतर के। तो दोनों ही तरफ से लगातार इस तरह की जो बयानबाजी है वो शुरू है। आने वाले दिनों में क्या रंग लाती है वो देखने वाली बात है। फिलहाल ये साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं प्रेशर में नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। मगरबी बंगाल में चुनावी पारा उरूज पर है। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर के बाद सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने सीएए के नफाज का वादा किया है। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर पर वज़ीर आला ममता बनर्जी क्या रद्दअमल जाहिर करती हैं, यह आज टीएमसी की वरजोरा और कुतुलपुर की रैलियों में पता चलेगा। इन रैलियों से ममता बनर्जी खिताब करेंगे। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने आज रियासती सेक्रेटरीट में एक अहम मीटिंग बुलाई है, जिसमें रियासत के एसआरडीएम शरीक होंगे। वाज़ेह है कि 27 मार्च को मगरबी बंगाल इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये दुखद बात है कि बंगाल के मैनिफेस्टो एक बंगाल के रहने वाले से रिलीज नहीं किया। एक गुजराती आके बंगाल के मैनिफेस्टो रिलीज किया, और वो भी मंच पे थे मध्य प्रदेश का एक नेता। बीजेपी जो बंगाली विरोधी है, इसी से ये जाहिर है। इसमें बहुत सारे संकल्प घोषणाएं की गई हैं। बीजेपी का घोषणा का क्या महत्व है? वो लोग तो घोषणा किए थे कि 15 लाख रुपया हर आदमी को दिया जाएगा, 2 करोड़ नौकरी हर साल दिया जाएगा, तो कुछ ही तो पूरा नहीं हुआ। बीजेपी का संकल्प
विश्वास करने वाला नहीं है। इस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए कहा है कि केजी से पीजी तक पढ़ाई जो है वो भी आपका निःशुल्क कर दिया जाएगा। अगर ये उनका घोषणा है, मैं पूछना चाहता हूं कि जहां बीजेपी का सरकार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, इस जगह में क्या महिला को पढ़ाई निःशुल्क कर दिया गया है? 11,000 करोड़ रुपए का ये फिर जुमला है, क्योंकि सोनार बांग्ला बनाने के पहले वो सोनार उत्तर प्रदेश बना है, सोनार मध्य प्रदेश बना है। वहां तो बहुत दिन से उनको मौका मिला, क्यों नहीं बन रहा है?